नमस्कार मित्रों। आज हम लोग महापंडित राहुल सांकृत्यायन और भोजपुरी भाषा से उनके लगाव जुड़ाव की चर्चा करेंगे। हजारीबाग जेल में सन 1942 में रहते हुए राहुल जी ने जहाँ एक और वोल्गा से गंगा जैसी कृति की रचना की, जो आज विश्व साहित्य की एक बहुमूल्य कृति मानी जाती है और भारतीय साहित्य की एक कालजयी रचना, वहीं राहुल जी ने भोजपुरी में भी 8 नाटक लिखे थे। ये नाटक अपने समय के सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का, उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति थी और भारत के बुद्धिजीवी और राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान उस संकट को किस तरीके से देख रहे थे, उसका भी एक दस्तावेज है। राहुल जी भोजपुरी के साथ साथ सभी जो भारतीय मातृभाषाएं हैं उनके हिमायती थे और यह उनके जो पत्र हैं उनमें भी दिखता है। राहुल जी बार बार ये कहते थे बात कि अगर भारत में हमको साक्षरता की दर को तेज़ी से बढ़ाना है, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है, तो इसका एकमात्र माध्यम मातृभाषाएं ही हो सकती हैं। इसमें राहुल जी को कोई भी संदेह, कोई भी उनको दो राय नहीं थी। भोजपुरी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, चाहे वे भोजपुरी भाषा और साहित्य जैसा ग्रंथ लिखने वाले डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हों या फिर आचार्य महेंद्र शास्त्री जैसे विद्वान, या विश्राम जो आजमगढ़ के रहने वाले थे, जो राहुल जी का अपना जनपद है और जिन्होंने बिरहे लिखे थे, जिनके बिरहों के बारे में और विश्राम के असमय निधन के बारे में राहुल जी ने लिखा था। और वो कहते थे कि अगर सोवियत भूमि में विश्राम जैसा कोई लोक कलाकार, लोक गायक होता तो उसकी वह उपेक्षा नहीं होती जैसी भारत में देखने को मिली, और असमय ही वह अद्भुत लोक गायक हमें छोड़कर चला गया। विश्राम के बारे में विशाल भारत में भी राहुल जी ने लेख लिखे थे। तो ये जो 8 नाटक इनकी आज हम बात कर रहे हैं, वे उनके विषय क्या थे, उनमें किन बातों को राहुल जी ने रेखांकित किया था, उसकी बात हम लोग करेंगे आज। तो राहुल जी ने जो नाटक लिखे उसमें महिलाओं की समस्या को, जो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद उस समय दुनिया भर में अपने पैर पसार रहा था, उसकी आलोचना की। और जो जर्मनी और जापान का जो फासीवादी प्रसार हो रहा था, जापान के आक्रमण का जो भय धीरे धीरे भारत की सीमा तक आ लगा था, उसको लेकर भी राहुल जी चिंतित थे और उसे भी उन्होंने अपने इन नाटकों में अभिव्यक्ति दी। भोजपुरी भाषा में लिखे ये नाटक सामाजिक इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और साथ ही भोजपुरी भाषा के जो सरोकार रहे हैं, जन सरोकार, और उसकी जो सामाजिक प्रतिबद्धता रही है, उसकी वानगी भी नाटक राहुल जी के ये नाटक देते हैं। इन नाटकों में जो पहला है मेहरारून की दुर्दशा, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, राहुल जी ने भारतीय समाज में
औरतों की जो दुर्दशा थी सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, उसके बारे में विस्तार से लिखा। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जन्म के साथ ही महिलाओं से एक भेदभाव भारतीय समाज में शुरू हो जाता है उनके साथ, और भेदभाव की यह प्रक्रिया मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि विशेष रूप से जन्म के समय में जब बेटे का जन्म होता है तो खुशी मनाई जाती है, सोहर गाया जाता है, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो शोक परिवार के लोग मनाते हैं, वे शोकाकुल हो जाते हैं। उसको लेकर राहुल जी ने अपनी बात उस नाटक में रखी, और ये जो भेदभाव की प्रक्रिया है वो कैसे आगे के समय में भी चलती है, इसको भी राहुल जी ने लगातार अपने इस नाटक में दर्शाया। इसके अलावा जो दूसरा नाटक है जिसमें वे जो भारतीय समाज में सामाजिक आर्थिक जो गैर बराबरी है, विषमता है, उसको उन्होंने लक्ष्य किया और उस सामाजिक आर्थिक विषमता को समाप्त करते हुए वे एक नई दुनिया के निर्माण का संकल्प करते हैं, और इसीलिए इस नाटक का शीर्षक है नई की दुनिया। ये जो नई की दुनिया है उसमें वह कैसे एक नए संसार का निर्माण का संकल्प लेते हैं, एक ऐसा संसार जहां सामाजिक आर्थिक विषमता नहीं होगी, जहां किसी किस्म की कोई भेदभाव नहीं होंगे, और जहां पर जो हम पूंजीपति, सामंत, महाजन वर्ग, सेठ, साहूकार जो देखते हैं अपने समाज में, वे सक्षम नहीं होंगे कि वे किसानों और श्रमिकों का शोषण कर सकें। एक ऐसी नई दुनिया की संकल्पना राहुल सांकृत्यायन करते हैं। आप देखें कि जो राहुल जी की पहली ही पुस्तक है 22वीं सदी जो उन्होंने लिखी थी, जिसमें सोवियत रूस में जो क्रांति हुई उसका जब उनको एक आभास मिला था, उसके आधार पे उन्होंने वह पुस्तक लिखी थी 22वीं सदी। 22वीं सदी में जो कल्पना राहुल जी ने की है, जिस तरीके के एक नए विश्व की कल्पना उन्होंने की है, जहां सामूहिक खेती होगी, शिक्षा होगा, सभी को समान अधिकार मिलेंगे, किसी का शोषण नहीं होगा, उस दुनिया की बात अपने इस नाटक में नई की दुनिया में भी राहुल जी करती हैं। कौन वे लोग हैं जो इस नई दुनिया, ये जो बराबरी पर आधारित, समानता पर आधारित जो दुनिया है जिसकी राहुल जी संकल्पना कर रहे हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं समाज में जो इस नई दुनिया के विरोधी हैं, उन पर भी राहुल जी की लगातार नज़र रही, और यही कारण है कि उन्होंने एक तीसरा नाटक लिखा जिसका शीर्षक है जोंक। स्पष्ट है कि राहुल जी जो पूंजीपति थे, महाजन थे, जमींदार थे, सेठ साहूकार थे, उनको वे जोंक कहा करते थे। जोंक इस अर्थ में कि ये जो वर्ग है पूंजीपतियों का, सामंतों का, जमींदारों का, ये अपने से कुछ भी उपजाता नहीं है। उपज में, उत्पादन की प्रक्रिया में इसका कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो उपज कर रहा है, चाहे वो किसान हो, श्रमिक हो, उनकी उपज को, उनके उत्पादन को ये निगल जाते हैं, उस पर मुनाफा कमाते हैं, लेकिन जो किसान और श्रमिक जो उत्पादक है, सच्चा उत्पादक है, वह भूखे मरने को विवश हो जाता है। तो इस बात को भी बहुत प्रमुखता से राहुल जी ने रेखांकित किया अपने इस नाटक में, और बिल्कुल बेबाक शब्दों में जोंक में वे
कहते हैं कि ये खून चुसवा है जो हमारे किसानों का, श्रमिकों का और जो आम लोग हैं, जो कमेरे हैं, उनका खून चूसने का काम करते हैं। इनके विरुद्ध मोर्चेबंदी का आह्वान राहुल जी करते हैं और अपने व्यापक रूप में जो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद है वह इन्हीं जोंकों का एक पूंजीभूत जो रूप है वह राहुल जी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के रूप में देखते हैं। उसका बहुत ही विराट स्वरूप है जिन जोंकों से हम अपने जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में जिनका साक्षात्कार करते हैं, जिनसे हम दो चार होते हैं। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद राहुल जी कहते हैं कि ये उन्हीं का वैश्विक रूप है और इसीलिए वे इनके खिलाफ मोर्चेबंदी का आह्वान करते हैं। महिलाओं को लेकर भोजपुरी में आगे भी राहुल जी की परंपरा को लोगों ने आगे बढ़ाया, विशेषकर जो आप भिखारी ठाकुर के नाटकों को देखें। और उस परंपरा में राहुल जी जो ये बात कह रहे थे मेहरारून की दुर्दशा में कि किस तरीके से जो लैंगिक रूढ़ियाँ हैं, जेंडर से जुड़ी जो रूढ़ियाँ हैं, सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, वो समाज में कैसे पनपाई जाती हैं, उनके स्रोत क्या हैं, उस पर भी राहुल जी लक्ष्य करते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो जेंडर की सामाजिक रूढ़ी है वह बिल्कुल बचपन में खिलौनों को आप ले लें तो खिलौनों में भी जहाँ लड़कियों को, बेटियों को गुड्डे गुड़िए का खेल खिलाया जाता है, उन्हें ऐसे खिलौने दिए जाते हैं जो उनके घरेलू कामों की जो करने की रूढ़ी है कि वो घरेलू काम करने के लिए हैं, उसी को वे लगातार स्थापित करते रहते हैं। जबकि जो लड़कों को खिलौने दिए जाते हैं उसमें वो सैनिक के रूप में या वकील के रूप में तीर धनुष के साथ उसको दिया जाता है, जो उसके अपने जो एक तरीके से मानकीकृत जो सामाजिक भूमिकाएं हैं पुरुष की, उनको वो लगातार उसके जहन में, उसके मन में स्थापित करते रहते। तो ये बहुत बारीकी से राहुल जी इस बात को लक्षित करते हैं कि किस तरीके से जेंडर से जुड़ी विषमता को मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे बच्चे बच्चियों के मन में समाज बिठाता है। और वे ये भी कहते हैं कि जब तक आर्थिक रूप से महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी, जब तक वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, तब तक उनकी मुक्ति की जो संकल्पना है, महिलाओं की मुक्ति की जो बात है, वह अधूरी रहेगी। इसलिए वे आर्थिक स्वतंत्रता पर भी जोर देते हैं महिलाओं के संदर्भ में। इसके अलावा राहुल जी ने जो और नाटक लिखे उसमें विशेष रूप से जो द्वितीय विश्व युद्ध का संदर्भ है, द्वितीय विश्व युद्ध 3 साल बीत चुके थे और उस समय भारत पर भी जापान के आक्रमण का एक आसन्न संकट मंडरा रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन का भी वह समय था। और उधर यूरोप के संदर्भ में हम बात करें तो जर्मनी ने सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया था और सोवियत रूस भी अब युद्ध में कूद पड़ा था और इसे जनयुद्ध की, पीपल्स वार की संज्ञा दे चुका था सोवियत रूस। तो राहुल जी भी जनयुद्ध की जो लाइन है उसको वो मानते हैं और इसीलिए वो जो द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जो उन्होंने दूसरे नाटक लिखे, चाहे वो जर्मनवा के हार निश्चय हो या जपनिया राक्षस हो या ई हमार लड़ाई और देश रक्षक हो, उन सब में वे इस जो जन युद्ध की जो उनकी लाइन थी उसको, उसकी स्थापना को वे रखते हैं। और ये हमार लड़ाई जो नाटक है वो उससे स्पष्ट हो जाता है कि राहुल जी इसको अपनी लड़ाई के रूप में घोषित करते हैं
कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को और दुनिया में पैर पसार रहे फांसीवाद को अगर हराना है तो इस लड़ाई को जनयुद्ध मानकर लड़ना होगा। हम सबको इस अभियान में जर्मनी और जापान से संघर्ष करना होगा। इस बात को राहुल जी रेखांकित करते हैं। इसके अलावा राहुल जी ने एक और नाटक लिखा था, ढुनमुन नेता। ढुनमुन नेता दरअसल भारतीय नेताओं के बारे में, उनके जो चरित्र का जो दोहरापन है उसके बारे में उन्होंने लिखा। और विशेष रूप से जब 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने तो कथनी और करनी का जो भेद उजागर हुआ उनके संदर्भ में, उनके शासनकाल में, उसको राहुल जी इस अपने नाटक में ढुनमुन नेता में दिखाते हैं कि चुनाव के समय जो कांग्रेस बात कह रही थी जमींदारी उन्मूलन के संदर्भ में, किसानों और श्रमिकों को अधिकार देने के संदर्भ में, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल 37 में बने तो किस तरीके से किसानों और श्रमिकों की उपेक्षा की गई। और सिर्फ उपेक्षा ही नहीं की गई बल्कि जो उनकी मांगें थी और उन मांगों को लेकर जो आंदोलन चल रहे थे उनको किस तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से कुचला गया, दमन किया गया जैसे कि अंग्रेज करते आ रहे थे। और राहुल जी खुद सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार में चलाए जा रहे किसान आंदोलन से बहुत गहरे जुड़े हुए थे, खुद जेल भी गए। तो उनके अनुभव भी उस नाटक में जो ढुनमुन नेता है, किस तरीके से जो भारतीय नेता हैं, कांग्रेस के नेता थे, वे किसानों और श्रमिकों के मुद्दों को लेकर एक दोहरा रुख अख्तियार किए हुए थे। कथनी और करनी में जो भेद दिखता था उसको उन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। नाटकों के साथ साथ राहुल जी जो भोजपुरी के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं उनसे भी बहुत उनका गहरा रिश्ता रहा। विश्राम से उनके जुड़ाव के बारे में मैंने बताया ही। विश्राम के अलावा जो भोजपुरी का जो महाकाव्य लिखने का जिनको श्रेय जाता है, दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती जी, जो पूर्वाश्रम में अवध बिहारी सुमन के नाम से जाने जाते थे, वे भी राहुल जी के बहुत ही अभिन्न मित्र रहे। अवध बिहारी सुमन जी आंदोलनों के साथी रहे और राहुल जी के सहयोगी के रूप में भी उन्होंने काम किया। और आचार्य महेंद्र शास्त्री के साथ राहुल जी का निरंतर पत्राचार रहा और जिसमें उन्होंने मातृभाषाओं की वकालत करते हुए भी पत्र लिखे थे आचार्य महेंद्र शास्त्री को। और उसके साथ साथ भोजपुरी भाषा और साहित्य जैसा जो ग्रंथ लिखने वाले विचारक रहे उदय नारायण तिवारी, उनसे भी बहुत गहरा जुड़ाव रहा राहुल जी का। और भोजपुरी की पत्रिकाओं में भी राहुल जी ने लेख लिखे थे। हर्षचरित पर, बाणभट्ट के जीवन पर उन्होंने लेख लिखे थे, भोजपुरी भाषा पर लेख लिखे थे। तो आज हम लोगों ने महापंडित राहुल सांकृत्यायन के भोजपुरी नाटकों की चर्चा की। ये नाटक प्रकाशित भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इन नाटकों को पढ़ें और राहुल जी द्वारा जो लिखे गए ये भोजपुरी नाटक हैं उनमें जो उनकी झलकते हुए सरोकार हैं, उनकी जो प्रतिबद्धता है, और सबसे बड़ी बात कि जेल में लिखे हुए इन नाटकों में जो एक उस समय की तात्कालिकता गोचर होती है, उससे आप रूबरू हों। धन्यवाद।